जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं हमारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 17 के मॉडल आंसर और डिस्कशन के लिए। यह टेस्ट सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय के पार्ट ए, जिसमें पॉलिटी के खंड के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार 1.6 से 2.0 तक रखा गया था। इसी टेस्ट सीरीज का यहाँ मॉडल आंसर और विस्तार से किस प्रकार आंसर लिखे जाने चाहिए, हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, शुरुआत करने से पहले हमारा एक बिग अनाउंसमेंट हुआ है हाल ही में, मैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दे देना चाहता हूं। इसके तहत हिस्ट्री के 3 मार्कर, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग ने यूट्यूब पे 3 मार्कर की इस विशेष सीरीज को देखा होगा। इस सीरीज में लगभग 1000 क्वेश्चन हमने कवर करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मात्र 99 रुपए में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि आपकी मेंस की तैयारी को और अधिक धार प्रदान करेगी। साथ ही साथ यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके टेस्ट पेपर और मॉडल आंसर भी हम की पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए भी संक्षिप्त एकदम कम राशि 1099 जो हमारे टेस्ट की थी उससे घटाकर 400 रुपये ओनली रखी गई है। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उन पे मैसेज या कॉल कर आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 17 के डिस्कशन की। पहला क्वेश्चन था पहले का ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, देख लेते हैं क्या था ये। इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। उद्देश्य क्या है? तो समाज के सभी लोगों का विकास करना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि में सुधार करना। इसका जो विचार है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था और इन्हीं को आधार बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार हमने 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें शामिल किया और हमारा यहाँ 3 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के बी में बलवंत राय मेहता समिति, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी। इसका गठन हुआ था 1957 में। कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता, और इसने सिफारिश जो की थी वो त्रिस्तरीय पंचायत की थी, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद शामिल होते हैं। इस प्रकार आप बलवंत राय मेहता समिति को लिखेंगे तो आप अधिक से अधिक अंक, अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप पंचायती राज से संबंधित अन्य समितियों का भी, जैसे अशोक मेहता समिति है, आप उन्हें भी 3 नंबर के हिसाब से तैयार करके रखिए। वैसे पंचायती राज से संबंधित समिति आपकी 15 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के सी में हमने दिया था पेशा, अर्थात पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। हिंदी में से कहा जाता है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र तक इसका विस्तार। 1996 में यह प्रारंभ हुआ था। इसके तहत उद्देश्य ये था कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था स्थानीय निकाय पंचायत से संबंधित, संविधान संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना एवं अनुसूचित क्षेत्रों को स्वशासन प्रदान करना पेशा के तहत उपबंध किया गया था। वर्तमान में यह 10 राज्यों में लागू है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 4 पक्षों को शामिल किया है और यह उत्तर कंप्लीट किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 का डी था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं विश्व में भ्रष्टाचार के लिए एक यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय इसका है बर्लिन, जर्मनी में। कार्य क्या करता है? तो भ्रष्टाचार पर निवारण करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आप इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों को भी अपने आंसर में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 का ई था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह क्या है? यह है वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा प्रावधान ये रखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इसी के साथ, इसी संशोधन के साथ संविधान में भाग 9 ए, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6, यह सभी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। ठीक है, कुछ बच्चों ने, कुछ विद्यार्थियों ने
74वें संविधान संशोधन को 73वें संविधान संशोधन से कंबाइन करके लिख दिया है, जो पूरी तरह गलत है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए था, जबकि 74वां स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका इससे संबंधित है। तो आप इसमें अंतर अवश्य करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के F में महिला आयोग, क्या है महिला आयोग? तो सभी ने लिखा है महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। कब? तो 1992 में गठित है। यह एक सांविधिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है, बाद में अधिनियम लाकर इसकी स्थापना की गई है। कार्य क्या करता है? तो महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना, महिलाओं के कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करना महिला आयोग के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, इस प्रकार आप महिला आयोग को लिखिए। इसके अतिरिक्त आप यदि महिला आयोग के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर महिला आयोग के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको यदि उस टॉपिक को, सिलेबस के इस टॉपिक को कवर करना है पूरी तरीके से, तो आप उस वीडियो को देखें और नोट्स बनाकर रख लें। आपका आंसर 3 नंबर, 6 नंबर और यदि कभी भविष्य में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 का G, सूचना का अधिकार। क्या है सूचना का अधिकार? सभी लोग जानते हैं कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट आया था 2005 में, इसके द्वारा सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है, लागू कब हुआ यह? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। क्या है उद्देश्य? क्या है? तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और शासन में इसके द्वारा क्या होगा? तो शासन में पारदर्शिता आएगी और कार्य करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी उत्तरदायित्व बढ़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी सूचना के अधिकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के H में राजनीतिक दल दिया गया था। क्या है राजनीतिक दल? तो ऐसे औपचारिक संगठन जो समान विचारधारा पर सहमत होते हैं राजनीतिक दल कहलाते हैं। यह चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन करते हैं। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, इस प्रकार आप महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को लिखें। आप चाहें तो कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी। इस प्रकार आप कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का नाम लिखकर भी अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के I में क्या था? तारकुंडे समिति। यह क्या है? सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1974 में 74 और 75 की ये समथिंग वाला एरिया है, चुनाव सुधार हेतु यह गठित समिति थी। किसके द्वारा? तो JP नारायण जी के द्वारा गठन हुआ। इसके प्रावधान क्या रखे गए? मुख्य तो वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था। जो आज हम 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद से ही वोटिंग करने जाते हैं, उसकी सिफारिश यदि किसी समिति ने की थी तो वह तारकुंडे समिति ही थी। इसी को ध्यान में रखकर, इनकी सिफारिश को ध्यान में रखकर ही 61वां संविधान संशोधन 1989 को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। इस प्रकार आप तारकुंडे समिति को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ चुनाव सुधार से संबंधित अन्य सभी समितियां, 5 से 6 समितियां कम से कम आप अवश्य ही तैयार करके रखिए। यह सीधे सीधे 15 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और MPPSC मेंस की दृष्टि से तो इसकी इंपॉर्टेंस कई गुना अधिक होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के J में क्या था? EVM। क्या है EVM? तो पूरा नाम बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? तो भारत में चुनावों के सुचारू रूप से संचालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इसने किसका स्थान लिया? तो बैलेट पेपर का स्थान इसने लिया था। और भारत में EVM का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था। आज लगभग हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में EVM का ही प्रयोग किया जा रहा है। बैलेट पेपर का भी प्रयोग हो रहा है, किंतु कहीं चुनावों में ही कार्यरत या अन्य कहीं कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही सिर्फ बैलेट पेपर का विकल्प अभी बाकी है। बाकी पूरी तरीके से EVM को भारतीय चुनाव
आयोग ने अपने में शामिल कर लिया है और उसी के द्वारा चुनाव किया जा रहा है। चलिए चलते हैं ईवीएम के बाद 1K में 15वां वित्त आयोग। ठीक है, क्या कहता है ये? तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1917 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 सभी जानते हैं कि वित्त आयोग का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, और संभव हुआ तो उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं NK सिंह। इनका कार्यकाल, जो 15वां वित्त आयोग है, उसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। वित्त आयोग क्या कार्य करता है? तो केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14वें वित्त आयोग में जो राज्यों के लिए करों का बंटवारा था वो 32% से बढ़ाकर 42 कर दिया गया था। किंतु जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि अब इसे घटाकर 42 से 1% घटा दी जाए और 41% कर दिया जाए। इस प्रकार की घोषणा 15वें वित्त आयोग ने की थी। तो यह इसका एक प्रमुख प्रावधान रहा है। आर्टिकल 370 का महत्ता आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित बनने के बाद इसमें और अधिक इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वित्त आयोग को 6 नंबर की दृष्टि से तैयार करके रखिए। यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हमने एक इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी में जाकर वित्त आयोग को पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप 14वां वित्त आयोग भी तैयार करके रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1L में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ लिखा है संरचना मात्र पूछी गई थी। आप चाहें तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन संरचना को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्या है ये? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संरचना की बात करें तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में होते हैं। इनका कार्य देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना इनका प्रमुख कार्य होता है। ध्यान रखना, कई विद्यार्थियों की कॉपी चेक करते समय यह देखने को मिला कि उनने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में वर्णन कर दिया है, किंतु जो संरचना पूछी गई थी क्वेश्चन पेपर में उसी को गायब कर दिया। तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आपको यदि 3 नंबर चाहिए तो कम से कम आप संरचना लिखें और उसके अतिरिक्त आप 2 पॉइंट्स और दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1K में पीत पत्रकारिता। क्या है पीत पत्रकारिता? तो सभी जानते हैं कि सही समाचारों की उपेक्षा कर सनसनी फैलाने वाले समाचारों का बहुतायत में प्रयोग करना पीत पत्रकारिता कहलाता है। सभी ने देखा कि वर्तमान में दौर में इसका प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया है कि सनसनी फैलाई जाती है और जो महत्वपूर्ण समाचारों की उपेक्षा कर जो सामान ज्यादा बिकेगा ऐसे सामान को, ऐसे समाचारों को आगे बढ़ाया जाता है। इसे ही पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसका कोई वर्णन ऐसा नहीं मिलता है जब, लेकिन यह एक अनैतिक क्रियाकलाप होता है पीत पत्रकारिता। ठीक है, चलिए चलते हैं 1N की ओर। इनर लाइन परमिट। क्या है ये? तो इनर लाइन परमिट है एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज। ठीक है, ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखा है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। क्या है? तो ये एक राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 था। ठीक है, अब अभी ये कहाँ कहाँ लागू है? तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, यह प्रमुख राज्य हैं जहां यह लागू है। हाल ही में मणिपुर में लागू किया गया है, इससे पहले मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू नहीं किया गया था। मतलब यदि आपको वहां घूमने जाना है या किसी अन्य कार्य से जाना है तो राज्य सरकार की पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसे ही इनर लाइन परमिट कहा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1K में उपभोक्ता पूछा गया था। क्या है उपभोक्ता? तो सभी जानते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। तो सभी ने इतना तो लिखा, किंतु इसके आगे भी उपभोक्ता की एक छोटी सी परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं का क्रय
पुनः विक्रय के लिए कर रहा है वह उपभोक्ता नहीं कहलाता है। अर्थात यदि आप किसी सामान को बेचने के लिए ला रहे हैं तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। यह है उपभोक्ता को पूरी तरह डिफाइन किया गया है। आपने उपभोक्ता के बारे में सिर्फ लिख दिया और आगे आपने बताया ही नहीं कि क्रय करता है, विक्रय करता है, तो उपभोक्ता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप पूरी परिभाषा दें, आप इसको लिखेंगे, आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा हमने 15 क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 3 मार्कर की महत्ता एमपीपीएससी की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुरुआत में ही आपका कॉपी चेकर को ये चीज दिखती है कि आपने अपने आंसर को किस प्रकार लिखा है और यही आपके आधार बनकर बाकी के क्वेश्चंस में भी नंबरों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। और संभावना है कि आपको इसमें अधिकतम अंक पूरे में से पूरे 3 में से 3 अंक मिलने की सर्वाधिक संभावना रहती 3 मार्क में ही है। 6 मार्कर और 15 मार्कर में आपको बिल्कुल कभी पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आप 3 मार्कर को विशेष रूप से तैयार करके रखिए। इसके लिए हम भी आप पूरी तरह प्रयासरत हैं। जल्द से जल्द हिस्ट्री का आ चुका है, हिस्ट्री का लगभग आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी हेल्थ की 3 मार्कर चल रही है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे आगे चलता जाएगा हम पॉलिटी की भी आपको 3 मार्कर की पूरी पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छी बेहतर तैयारी घर बैठे कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था 6 मार्कर में पहला 2 का ए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्या है? तो सभी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1962 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक रूप से लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी, किंतु संवैधानिक दर्जा जब हमें 1993 के बाद दे दिया, उसके बाद सबसे पहले लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही था। तो आप इस प्रकार अपनी प्रस्तावना में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था की गई है। क्या है? तो त्रिस्तर में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत और तीसरा है आपका जिला पंचायत। तो हम इसी को 2-2 लाइन में आगे समझा देते हैं। क्या है? तो ग्राम पंचायत स्तर पे क्या होता है? तो 1000 से यदि अधिक आबादी है किसी भी गांव की, वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। यह जो पंचायत प्रणाली का सबसे निम्नतम स्तर होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सरपंच, आप सभी जानते हैं कि सरपंच एवं अन्य जो पंचों की व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत में होती है। दूसरा है अपना स्तर जनपद पंचायत। क्या है? 5000 से अधिक की आबादी पर जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। विकास खंड स्तर पर यह स्थित होती है। इसमें सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, जबकि अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत का तीसरा स्तर है आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत का गठन किया जाता है तो 50,000 से अधिक की आबादी पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। यह पंचायत प्रणाली का शीर्षतम स्तर होता है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में पंचायत राज के गठन से लेकर उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, किस प्रकार की पंचायतें हैं, हमने पूरा वर्णन कर दिया। यह आपके 6 मार्कर के लिए तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के बी में, हाँ, आप लोग भी ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी फ्लो में 1 बोल दिया ना, वैसे ही आप फ्लो में 1 का बी लिख देते हैं। तो आप यदि ऐसा लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो आंसर पूरी तरह कंप्लीटली गलत कर दिया जाता है, 1 नंबर भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हमारा भी ये प्रयास रहता है कि इस प्रकार हम वहां लिख देते हैं कि आपकी यहाँ नो मार्किंग होगी। ठीक है, तो यह जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज में, जब टेस्ट सीरीज हमारे जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं उनको ये चीज पता है कि आप गलत नहीं लिखेंगे। गलत लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में आप जितना सुधार कर सकते हैं करिए, ध्यान से करिए। तो 2 का बी था लोकायुक्त को और अधिक सक्षम बनाने के उपाय बताइए। बता देते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। इस प्रकार हमने अधिनियम से उठाकर थोड़ा सा लोकायुक्त के बारे में बता दिया।
अब हम मुख्य बिंदुओं में आते हैं। क्या है, तो लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे सक्षम बनाने के उपायों की चर्चा कर रहे हैं हम। अभी यह क्या है, एक वैधानिक है, जैसा कि हमने देखा कि अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जब हम इसे संवैधानिक दर्जा दे देंगे तो इसकी जो कार्य शक्ति है वह और अधिक बढ़ जाएगी, तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, लोकायुक्त अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि कई राज्यों ने लोकायुक्त को नियुक्ति तो कर दी है, किंतु उसे इतनी पर्याप्त शक्तियां ही नहीं है कि वो अपने कार्यों का क्रियान्वयन आसानी से कर सके, तो इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरी बात देख लेते हैं कि व्हिसल ब्लोअर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार से निपटने में व्हिसल ब्लोअर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसे पर्याप्त सुरक्षा जब तक प्रदान नहीं की जाएगी तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जनसाधारण को लोकायुक्त के प्रति जागरूक किया जाए। आज भी यदि हम पीएससी के स्टूडेंट्स को छोड़ दें तो आप बाजार में जाके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को लोकायुक्त जैसी संस्था के बारे में जानकारी भी है। तो यह एक प्रयास किया जाना चाहिए कि लोकायुक्त को और अधिक लोकायुक्त के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि ऐसी एक संस्था भी है जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कार्य कर रही है। आप यदि जानकारी देंगे तो वो कार्यवाही करेगी। ठीक है, लोकायुक्त को दांडिक शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात दंड देने की शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। आगे देखते हैं कि सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लोकायुक्त की नियुक्ति हो। अधिनियम 2013 में यह वर्णन कर दिया गया कि केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, किंतु आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हमें यह अनिवार्य रूप से इसकी नियुक्ति को लागू करना चाहिए। इस प्रकार लोकायुक्त को और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे वह भ्रष्टाचार से निपटने में आसानी से लड़ाई लड़ेगा और कार्य करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 2 के सी की ओर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पर एक लेख लिखिए। ठीक है, क्या है, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यहाँ कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर में मध्य प्रदेश जो महिला आयोग पूछा था, इसकी जगह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की बात करी और 92 में उसकी स्थापना करा दी। देखिए, गलत लिखने से आप बचिए। आप शुरू में ही अगर ये अधिनियम ही गलत लिख देंगे तो आपका वहां एक गोला लगेगा और सीधा सीधा 1 नंबर माइनस मान लीजिए। ठीक है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको एक्यूरेट डेट याद नहीं है तो आप 1990 के दशक में लिख दीजिए, लेकिन आप एक्यूरेट डेट याद ना हो तो लिखने से बचें। ठीक है, और सबसे पहले तो बिल्कुल भी ना लिखें। यदि अंदर आप लिख भी देते हैं तो हो सकता है कभी कॉपी चेकर का ध्यान ना जाए। ठीक है, कभी ये हो सकता है वाली कंडीशन है। वैसे तो देखता है कॉपी चेकर, लेकिन शुरुआत में ही आप गलती लिख देंगे तो काम आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए क्या है अगला, तो उद्देश्य देख लेते हैं। महिलाओं के हितों की देखभाल करना एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करना। जाहिर सी बात है महिला आयोग यही कार्य करेगा। देख लेते हैं कार्य क्या है। महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था को समाप्त करना। जो महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना इसका एक कार्य है। ठीक है, अन्य देख लेते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना, विभिन्न माध्यमों से महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य महिला आयोग का कार्य है। साथ ही साथ महिलाओं की गरिमा व सम्मान को सुरक्षित रखना भी महिला आयोग का एक प्रमुख कार्य होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, सभी जानते हैं कि सिविल न्यायालय अर्थात ऐसे मामले जो सिविल से संबंधित हो। आप फौजदारी संबंधित अधिकार इनको नहीं है, अर्थात दंड देने की शक्ति इनको नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य के लिए लागू करना बाध्यकारी होता है। देखिए, पूरी तरह बाध्यकारी नहीं है। यदि आप इसके द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं तो आप उसको पर्याप्त कारण बताना राज्य सरकार को होता है। इसीलिए हमने यहाँ बाध्यकारी शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के डी में निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेबस से सीधा सीधा उठा के पूछ लिया जाता है। आगे भी इसकी पूछे जाने की भरपूर संभावना है, तो आप विशेष रूप से इसे तैयार करके रखें। साथ ही साथ क्या है, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन में निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सबसे प्रमुख भूमिका होती है और होनी भी चाहिए जहां नहीं होती है। ठीक है, किस प्रकार आप निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं। सबसे पहला माध्यम है मतदान के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के आयु के सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मत के द्वारा ही हम अपनी सरकार का चुनते हैं और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो जाते हैं। दूसरा माध्यम क्या है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा। जैसे यदि हम सरकार की किसी योजनाओं से सहमत नहीं हैं तो हड़ताल, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान आदि के माध्यम से गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं और उन्हें जनता के हित में कार्य करने को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका आरटीआई के द्वारा। देखिए, वर्ष 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया वह निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इससे आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी सरकारी कार्यकाज की आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकार को कार्य करते समय यह सोचना होता है, उसका उत्तरदायित्व इस प्रकार बढ़ जाता है कि कहीं आरटीआई लगाकर हमसे जानकारी न मांगी जाए। इसीलिए सरकार के उत्तरदायित्व बढ़ाने में आरटीआई ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, चलते हैं। दबाव बनाकर क्या है, तो अखबार हो गए, टेलीविजन हो गए, पत्र पत्रिकाएं एवं सोशल मीडिया के द्वारा फिर हम वही सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता है सरकार से, तो भी पत्र पत्रिकाओं या टेलीविजन के माध्यम से हम जनता की मांगों को उठाकर निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं, भ्रष्टाचार रोकने के विरुद्ध जनमत। नागरिकों में भ्रष्टाचार को एक बुराई के रूप में देखा जाता है, इसीलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने, जैसे अभी हमने पूर्व में बात की, लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था, यह भी एक प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी है। आपको ध्यान ही होगा कि अन्ना हजारे ने एक जनमत इकट्ठा करके ही लोकपाल के लिए एक विशेष दबाव सरकार के प्रति बनाया था और उसी के बाद लोकपाल की स्थापना की गई थी। तो अब इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए भी नागरिकों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, हम आपको उचित उत्तर अवश्य प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के ई में, भारतीय राज व्यवस्था में राजनीतिक दल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, विगत वर्षों के आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर स्पष्ट होगी कि राजनीतिक दल के बारे में कई बार पूछा जाने लगा है। इसी को ध्यान में रखकर, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने क्वेश्चन में, पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस को विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर हमने शामिल किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का महत्व लिखिए। अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे इसके पूछे जाने की भरपूर संभावना हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, देख लेते हैं, इसका आंसर तैयार करके रख लेते हैं। क्या बोलता है, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल विद्यमान हैं। इस प्रकार आप 2 लाइन की प्रस्तावना लिख सकते हैं। देखिए, यह कंपलसरी नहीं है कि यही लिखना है, आपके पास इससे कोई अच्छे बिंदु हो सकते हैं, आप उन्हें अपने उत्तर में डालिए। हमारा उद्देश्य आपको फॉर्मेट बताना है, आपको किस प्रकार लिखना है, क्या चीजें जानी चाहिए और किस प्रकार की आपकी शब्द शैली होनी चाहिए। कई विद्यार्थी लिखते लिखते हिंदी में ही अपनी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। देखिए, आप यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी के भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि राजनीतिक दल विद्यमान है, कई विद्यार्थी आप सीधे लिख देते हैं कि 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो एक अलग दृष्टि से ध्यान जाता है कि विद्यार्थी को हिंदी भाषा का भी विशेष ध्यान है। आपको हिंदी की महत्ता अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पीएससी में अलग से हिंदी का पेपर विद्यमान है। इसका यही इंपॉर्टेंस है कि आप अच्छे से अच्छी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में महत्व को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नीति निर्माण में क्या करते हैं, तो राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत के निर्माण एवं विधि और नीति के निर्माण में राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सरकार यदि बन जाती है किसी राजनीतिक दल की तो वह नीति निर्माण तो करेगा ही, तो यह इसका महत्व है। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं। संचालक के रूप में सत्तारूढ़ दल के रूप में शासन के संचालन में, ठीक है, संचालन किस प्रकार करते हैं राजनीतिक दल। यदि सत्ता में है तो वो शासन का संचालन करेंगे, जबकि विपक्ष में होंगे तो वो शासन की आलोचना कर शासन को और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अपनी
तरफ से विरोध करेंगे और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। तो ये संचालक के रूप में राजनीतिक दल की महत्ता है। अगला बिंदु देख लेते हैं, मध्यस्थ के रूप में। ठीक है, शासन एवं जनता के मध्य मध्यस्थ कोई है तो वह राजनीतिक दल ही होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में। क्या है लोकतांत्रिक मूल्य? जुलूस हो गए, अधिवेशन हो गए, इन सब के माध्यम से क्या होता है, जनता की आवाज को आगे लाया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों की अत्यधिक महत्ता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। सभी जानते हैं कि यदि आप शासन में आएंगे तो समाज के लिए कार्य करना ही है। यदि राजनीतिक दल शासन में नहीं है, चाहे वो विपक्ष में है या विपक्ष के अतिरिक्त भी कई छोटी पार्टियां भी महिलाओं के सशक्तिकरण, हरिजनों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह अपने तरफ से एक दबाव समूह का भी कार्य करती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के F में, भारत में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण के पक्ष एवं विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। देखिए, पहले होता था, हम 2012-13 के क्वेश्चन देखते थे पॉलिटी के, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है पीएससी का। वह वर्तमान को दृष्टिगत रखते हुए जो आसपास मुद्दे चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखकर प्रश्न पूछने लगा है। तो राजकीय वित्त का पोषण पिछले कुछ समय में बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, इसीलिए हमने इसको यहाँ डाला है। देख लेते हैं क्या है, चुनावों के लिए राजकीय वित्तीयन का तात्पर्य। हम शुरू में बता देते कि राजकीय वित्त पोषण होता क्या है। राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले व्यय की आपूर्ति सरकारी खर्चे से किए जाना। अर्थात यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसका पैसा कौन देगी? सरकार देगी। इसे ही राजकीय वित्त पोषण कहा जाता है। अब दोनों पक्ष देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देख लेते हैं पक्ष में विचार क्या है। चुनाव में सार्वजनिक निधियन धन प्रभाव से उत्पन्न होने वाले निहित स्वार्थ को प्रभाव को कम करेगा। देखिए, होता क्या है कि कई उम्मीदवारों के पास अनाप शनाप संपत्ति होती है, तो यह क्या करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं चुनाव के माध्यम से ही। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, संसद को कुलीन तंत्र के प्रभाव से बचाने में सहायक होगा। कुलीन तंत्र से तात्पर्य है, हम देखने को मिलते हैं कि राजनेता का बेटा राजनेता और उसका बेटा भी राजनेता, तो एक ही कुल चलता जाता है, क्योंकि एक बार वो राजनीतिक दल में एंट्री ले चुका है तो हमेशा उसी की सरकार, मतलब वह राजनीति में ही पूरी तरह लिप्त हो जाता है। तो एक ही कुल का हमने आज भी हमारे सामने कई उदाहरण हैं, आप सभी जानते हैं उन्हें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो सभी दलों या उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती का स्तर समान होगा। देखिए, यदि सरकार पैसा देगी और उसी से पैसे से आपको चुनाव लड़ना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर का कारण ही होता है धन बल। ठीक है, लोकप्रियता अपने एक तरफ है, एक पक्ष है, किंतु धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय लोकतंत्र का। ठीक है, तो यदि राजकीय वित्त पोषण किया जाएगा तो चुनाव लड़ने की, चाहे मैं लड़ूं या कोई राजनेता का बेटा ही लड़े, लेकिन स्तर कैसा होगा, चुनाव लड़ने का समान हो जाएगा यदि राजकीय वित्त पोषण होगा तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके विपक्ष में विचार, दोनों देखेंगे। सरकार स्वयं ही बजट घाटे से संघर्ष कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि सरकार आज भी ऋण में है, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं से हमने ऋण लेके रखा है। उसके ऊपर से हम यदि चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा देंगे लोगों को तो और कितना ऋण बढ़ जाएगा, कितना घाटा होगा, इसका कोई अनुमान अभी तो नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकारी व्यय की कमी देखी गई है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आज भी इतना बजट में इतना अलॉटमेंट नहीं किया जाता है धन का कि आसानी से उपलब्ध सभी चीजें उपलब्ध की कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त यदि हम चुनावों में भी अपने सरकारी पैसा खर्च करेंगे तो और भी इन क्षेत्रों में कार्य नहीं हो पाएगा। चुनावों के लड़ने के लिए सरकारी वित्तीयन बड़ी संख्या में लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आकर्षित करेगा। ठीक है, यह तो अच्छी बात है कि आकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षित करने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमें इन सभी चुनावों के खर्चों का हम ध्यान में रखेंगे तो यह खर्च और भी बढ़ा देगा। ठीक है, ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा लोग भाग होंगे, इससे हमें ज्यादा वित्त का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो यह विचार विपक्ष में है। इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले हमने राजकीय वित्त पोषण की परिभाषा बता दी, उसके पक्ष में प्रमुख 3 विचार, विपक्ष में 3-4 विचार बता दिए। 2 लाइन में आप निष्कर्ष लिख दीजिए।
इस प्रकार वर्तमान दृष्टि में तो हम राजकीय वित्त पोषण को उपयुक्त कदम नहीं मानते हैं। भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। बस ऐसे करके आप भविष्य के पाले में इसको धकेल दीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का जी था, समुदाय आधारित संगठन की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या है समुदाय आधारित संगठन? यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से कई बार समुदाय आधारित संगठन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमने महत्ता यहाँ पूछ ली है। क्या है? तो समाज के सभी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, तकनीकी आदि की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने में समुदाय आधारित संगठन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और क्या है? तो समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के प्रति जनता में समर्थन और सहभागिता का विकास करना। ठीक है, मतलब समाज कल्याण को यदि कोई सरकार भी करना चाह रही है तो जनता का समर्थन कैसे प्राप्त होगा? तो ये संगठन ही है जो जनता का समर्थन प्राप्त कराते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। समाज के वंचित वर्गों तक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज को यदि कोई जानता है कि किस स्तर पर काम किया जाना चाहिए तो वह समुदाय आधारित संगठन ही जानते हैं कि धरातल पर किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रोजगार एवं आय के साधनों का विकास करना। जाहिर सी बात है, कई समुदाय आधारित संगठन विभिन्न कौशल विकास जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिससे रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधनों का भी विकास हुआ है। ठीक है, जन जागरूकता के माध्यम से समाज के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में। ठीक है, समुदाय आधारित संगठन क्या है? एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर डालेंगे। विभिन्न समय समय पर कई मीटिंग्स होती हैं, वहां क्या होता है? जन जागरूकता, जो भी आवश्यकता है महत्वपूर्ण इस पर्टिकुलर क्षेत्र की, उसके लिए समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों को भी बताते हैं। ठीक है, आपदा की स्थिति में आवश्यक कार्यों के निष्पादन करने में हमने कई बार देखा है, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति आती है, या अभी हमने कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात की स्थिति को देखा था। इस संदर्भ में क्या हुआ? तो ये समुदाय आधारित संगठन धरातल के स्तर पर काम करते हैं और लोगों को आवश्यक चीजों की उपलब्धता कराते हैं। साथ ही साथ आवश्यक जो भी अन्य वस्तुएं होंगी, जैसे चाहे कपड़ा हो, मकान हो, घर हो, जो भी हो, उन्हें भी पहुंचाने का जो सरकार का कार्य है उसमें भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा समाज की आवश्यकता अनुरूप अन्य कार्यों को करना भी समुदाय आधारित संगठन का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इस प्रकार आप 6-7 पॉइंट्स लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के एच में क्या था? प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या है प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियां? सबसे पहले हम 2 लाइन में प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बता देते हैं। यह भारत की एक नियामक संस्था है, अर्थात नियम बनाने वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजारों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। ठीक है, तो भारत की एक क्या है? विनियामक संस्था है। उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना। ठीक है, अब देख लेते हैं शक्तियां। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं उनकी जांच करता है। देखिए, कई बार हम देखने को मिलते हैं कि लालच देकर, छोटे छोटे गलत तथ्यों की जानकारी देकर उपभोक्ताओं को लूट लिया जाता है। तो इन सभी से बचाने का कार्य प्रतिस्पर्धा आयोग करता है। साथ ही साथ बाजार में व्यापार स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना, यह प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रमुख गुण है। ठीक है, अन्य पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रतिस्पर्धा मुद्दों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जन जागरूकता हेतु कार्य करना, जन जागरूकता के लिए भी कार्य कर सकता है। एक विशेष शक्ति प्रतिस्पर्धा आयोग के पास होती है। प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दों से हुए नुकसान से भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करवाना। ठीक है, यह शक्ति है प्रतिस्पर्धा आयोग के पास कि यदि किसी उपभोक्ता को इस दौरान नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी संबंधित संस्था को वह आदेश जारी कर सकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को प्रतिस्पर्धा से जुड़ी संभावनाओं और व्यवस्था के लिए सलाह देना भी एक इसकी प्रमुख शक्ति होती है। अर्थात केंद्र सरकार प्रतिस्पर्धा आयोग के कहने पर ही कार्य करेगी, उसकी सलाह पर ही मान्य होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या है? तो पोषण और विकास सबसे पहला हमने पॉइंट उठाया।
कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं छोटी छोटी जगहों पर कार्य करते हैं और समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, दलिया आदि की उपलब्धता जब सभी लोगों तक पहुंच जाती है तो महिलाओं के पोषण स्तर में इससे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि स्वैच्छिक बचत तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने में स्वयं सहायता समूह ने बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, बचत, महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कहीं कार्य करेंगी तो उनकी खुद की बचत एक हो जाएगी। दूसरा, वित्तीय समावेशन, अर्थात आप बैंकों में अपना अकाउंट खोलेंगे, उसके अलावा बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगी। तो यह क्या है, ये स्वयं सहायता समूह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक। जब रोजगार मिलेगा, उनका स्वयं का रोजगार, जैसे हमने कहीं कुटीर उद्योग देखे हैं, घर पर ही अचार पापड़ बनाकर बेचने का कार्य किया जाता है, इससे क्या होगा, उनको धन की प्राप्ति होगी और गरीबी उन्मूलन में यह सहायक सिद्ध होंगी। ठीक है, इसके अलावा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आसानी से बैंक लोन की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। देखिए, यदि आप पर्सनल काम करेंगे और एक समूह के रूप में कार्य करेंगे तो कई अंतर आते हैं। जब आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य करते हैं तो आपकी पहचान कम होकर स्वयं सहायता समूह की पहचान आपका ज्यादा प्रभावी हो जाती है, तो बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, और क्या है, तो महिलाओं में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुण जैसे निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व लेने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ स्वयं जो ये महिलाएं हैं आगे बढ़कर कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित होती हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था 2 का जे हमारा, भारत में अनिवार्य मतदान की संभावनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है अनिवार्य मतदान? इससे पहले हमने कई बार देखा है कि यह भी चर्चा का विषय रहा है कि क्या सभी के लिए मतदान करना अनिवार्य कर दिया जाए, तो इसकी संभावनाओं पर विचार करना यह क्वेश्चन था। क्या है, तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में मतदान में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य मतदान का सुझाव दिया जाता है। क्या हो कि मतदान में भागीदारी, आज भी हम देखते हैं कि 60 से 70% मतदान ही हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। तो अधिकाधिक मतदान किस प्रकार हो, इसके लिए अनिवार्य मतदान का सुझाव कई लोगों ने दिया है, हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो अनिवार्य मतदान के लाभ क्या क्या होंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो गरीब, अशिक्षित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मतदान करने से हिचकते हैं। देखिए, गरीब का और अशिक्षित का एक नॉर्मली मानना ये होता है कि हमारे मात्र वोट से क्या होगा। तो इस प्रकार की भावना को दूर करने के लिए अनिवार्य मतदान बहुत ही आवश्यक है, और अनिवार्य मतदान होने से ये लोग भी मतदान प्रणाली में भागीदार होंगे। दूसरा बिंदु है हमारा, अनिवार्य मतदान सरकार को अधिक सशक्त बनाएगी और सरकार के उत्तरदायित्वों में वृद्धि करेगी। कैसे सशक्त बनाएगी? आज हम देखते हैं कि 51% वोट मिलने से, नहीं, ये तो अलग बिंदु है। आज हम देखते हैं कि यदि 100 वोट डले हैं और किसी व्यक्ति को मात्र 21 वोट मिले हैं और उसके विरोधी को 20 वोट मिले हैं तो भी वह जीत जाता है, अर्थात 80 लोगों के विश्वास न करने के बावजूद वह जीत जाता है। किंतु यदि अनिवार्य मतदान होगा तो हमें यह पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मत का प्रतिशत, ज्यादा से ज्यादा वोट किसके काउंट होंगे वही जीतेगा। तो यह अधिक से अधिक लोगों प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि करेगा। ठीक है, अन्य बिंदु देख लेते हैं लाभ के। यह कदम मतदाताओं के ध्रुवीकरण को रोकने में भी मददगार होगा। आज भी राजनीतिक दल ध्रुवीकरण के माध्यम से ही वोट प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, दलित, गरीब, अशिक्षित के नाम पर ही आज भी वोट मांगे जा रहे हैं। यदि सभी लोग चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होंगे तो ध्रुवीकरण को रोका जा सकता है। सरकार को सभी के प्रति, राजनीतिक दलों को सभी के प्रति समान उत्तरदायित्व रखना पड़ेगा। यह अनिवार्य मतदान के लाभ हैं। अब कुछ हम इसकी हानियां देख लेते हैं। हानियों में क्या है? अनिवार्य मतदान से भी 100% मतदान की गारंटी नहीं दी जा सकती है। देखिए, कई चीजें अनिवार्य करने के बाद भी आज भी हम देखते हैं कि 100% तो नहीं हो सकता है। दूसरा, मतदान करना एक कानूनी अधिकार है, कर्तव्य नहीं। यदि
हम मतदान को अनिवार्य कर देंगे तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत हमें चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चुनने की स्वतंत्रता है मतलब हम वोट देना चाहें तो दें, न चाहें तो न दें। तो यदि आप अनिवार्य मतदान कर दोगे तो यह एक बाध्यकारी हो जाएगा, यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। ये अनिवार्य मतदान की हानियां हैं। इस प्रकार हमें विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा कि क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। अंत में आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं कि अनिवार्य मतदान एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, किंतु वर्तमान को ध्यान में रखकर इसे अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप एक सकारात्मक बिंदु लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का के भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। हमने पत्रकारिता कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आप ध्यान रखिए कि ये निबंध के पेपर में भी मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीडिया क्या है, मीडिया के जो प्रकार हैं, मीडिया कैसे उत्तरदायी है, कैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस संदर्भ में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और निबंध में भी पूछा गया है, तो आप इसे भी तैयार करके रखिएगा। ठीक है, हम बताए थे भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है, सभी लोग जानते हैं। वर्तमान समय में भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या है कि मीडिया लोगों के प्रभावित करने और परिवर्तित करने में उनकी जो भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भी हम ज्यादातर लोग मीडिया को देखकर ही अपनी जो धारणा बनाते हैं। तो इस संदर्भ में यदि मीडिया गलत बता रहा है अपने को, उसके प्रत्येक उसके लाभ की दृष्टिगत रखते हुए वह न्यूज चलाता है, तो हम उससे यदि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो हम उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो परिवर्तित हो जाता है हमारा दिमाग मीडिया वालों के अनुरूप ही, जैसा वो दिखाना चाहते हैं, जैसा वो कराना चाहते हैं, हम उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने इससे पहले पीत पत्रकारिता देखा कि सनसनी फैलाने वाली खबरों को अधिक जोर दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कई न्यूज चैनल में एकदम इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर आ जाते हैं रिपोर्टर और सामने बोलने लगते हैं कि ध्यान से देखिए ये और वो। तो ये क्या है, ये पत्रकारिता के पतन की ओर अग्रसर कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता के। ठीक है, तो अन्य समस्याओं को हम यहाँ देख लेते हैं। समस्याएं क्या है, तो पेड न्यूज। सबसे पहले पेड न्यूज द्वारा जनता को एक पक्षीय सूचनाएं देकर गुमराह करना। ठीक है, एक पक्ष की जानकारी दी जाता है। मान के चलिए मैं किसी राजनीतिक दल से हूं और मुझसे उसने मीडिया में और मेरी सांठगांठ है, कई स्तर हो सकते हैं इसके। तो मुझसे मेरे संदर्भ में सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही दिखाया जाएगा और नकारात्मक चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। यदि मेरी और उनकी सांठगांठ है तो जनता सिर्फ एक पक्ष देखकर ही गुमराह हो जाएगी। कई बार हमें देखने को मिलता है राजनीतिक दलों का अच्छे अच्छे व्यक्तित्व ही उनका दिखाया जाता है, किंतु उनके जो पीछे जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो उन्हें दिखाया ही नहीं जाता है। तो जनता इसके द्वारा गुमराह होती है। दूसरा, लोकप्रियता हेतु लगातार लाइव प्रसारण से आतंकियों की सहायता की है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक खतरे में डाला है। देखिए, लोकप्रियता के लिए हर जगह कैमरा लेके मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और लाइव प्रसारण करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ समय पहले ही जब भारतीय वायुसेना के जो पायलट थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो वहां उनसे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और उनका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को प्राप्त हो रहा था। उनमें पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। पायलट साहब तो बोलते थे कि हमें नहीं पता, मैं नहीं बताना चाहूंगा, किंतु भारतीय मीडिया उनके गांव जाकर, उनके एक एक जगह जाकर पूरी पूरी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुंचा देती थी। तो यह भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अपने सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी टीआरपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ये खतरे में डाल देते हैं। आज भी हम देखते हैं कि भारत आर्थिक दृष्टि से, सामान पहुंचाने की दृष्टि से या अन्य कई कारणों से पूर्वोत्तर तक रोड बिछाता है। मीडिया वाले सबसे पहले आके दिखाने लग जाते हैं कि अब हम चाइना तक आसानी से पहुंच सकते हैं, चाइना को हम ये उपलब्ध करा देंगे, सामान ये जाएगा, वो आएगा, हम सेना को आसानी से भेज पाएंगे। उद्देश्य भले कुछ अन्य हो, लेकिन सुरक्षा को खतरे में डालकर मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करता है, जो कि भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टिंग ऑपरेशन तथा राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति की निजता का हनन करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
का क 21 में वर्णन है कि भैया आपकी निजता का हनन नहीं होगा, लेकिन कई बार स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा निजता का हनन कर दिया जाता है। जाति, धर्म एवं सांस्कृतिक विवादों से जुड़े मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना। देखिए, कहीं एक छोटी सी घटना हो, या जातिगत हो जाए या आपसी झगड़ा हो, किंतु उसे सांस्कृतिक पक्ष या धार्मिक पक्ष देके सबके सामने प्रस्तुत करना मीडिया का एक बहुत बड़ा गुण है, जो कि नकारात्मक मीडिया है। ठीक है, मीडिया द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का ऐसा उल्लंघन न केवल समाज अपितु संपूर्ण राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार आवश्यकता है कि समाज के भले के लिए, राज्य के हित के लिए मीडिया कार्य करे और सही सही तथ्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। इससे ही देश का विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 2L की ओर। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर लेख लिखिए। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सीधे सीधे सिलेबस में दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमा के भीतर सुरक्षा से होता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रस्तावना दी। हम आगे चल लेते हैं। पहला है नक्सलवाद, सबसे बड़ी समस्या। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हो गया, झारखंड के क्षेत्र में आज भी नक्सल से प्रभावित घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कहीं हमारे सुरक्षा बलों को आईईडी या अन्य बम से उड़ा दिया जाता है। इस पर कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। भारतीय सेना और कई पैरामिलिट्री द्वारा इस पर अंकुश कई हद तक लगाया जा चुका है, किंतु इसे पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है धार्मिक कट्टरता व नरजातीय संघर्ष। सांप्रदायिक दंगों ने धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि संकीर्ण आधारों पर सामाजिक विषमता में वृद्धि की है। बहुत बड़ी समस्या है भारत में कि धार्मिक आधार पर हम किसी भी तथ्य को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हम इसे देखने लगते हैं। आपसी विवाद को हम अन्य पहलुओं में देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तीसरा है भ्रष्टाचार, सभी समस्याओं की जननी माना जाता है इसको तो। ठीक है, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो अवैध व्यापार द्वारा काले धन को वैध बनाना। ठीक है, सभी लोग जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, यह भी एक समस्या है। पांचवा है संगठित अपराध, जैसे अपहरण हो गया, जबरन वसूली हो गया, डकैती, लूट आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। अपहरण, जबरन, लूट, डकैती, हाल ही हमने विकास दुबे का उदाहरण देखा है। तो यह भी आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3A में 15 मार्कर क्वेश्चन में हम बढ़ चुके हैं। लोकपाल पद की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, और हाल ही में जो नए अध्यक्ष बने हैं, जो लोकपाल की नियुक्ति हुई है, उसके द्वारा इस प्रश्न की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। तो देख लेते हैं इसके आंसर को। दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन है। सभी लोग जानते हैं कि ओम्बुड्समैन नाम से लोकपाल विश्व भर में प्रचलित है। इसी को ध्यान में रखकर भारत में भी भ्रष्टाचार के निवारण के लिए लोकपाल पद का सृजन किया गया है। ठीक है, चलिए महत्ता सबसे पहला बिंदु था, सबसे पहला पक्ष था हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, क्या है? तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे प्रमुख संस्था के रूप में उभरा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत तैयार हुआ है जब से लोकपाल आया है। अन्ना हजारे का हमने एग्जाम्पल इससे पहले भी दिया, आपको यहाँ भी दे देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम या लोकपाल की नियुक्ति में सबसे प्रमुख भूमिका दिल्ली में बैठकर जो अन्ना हजारे ने निभाई थी, महत्वपूर्ण है। शीर्ष स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। धन का सही जगह पर उपयोग किया जाने लगा है। ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है लोकपाल विधेयक। साथ ही साथ लोकपाल की कार्यवाही निष्पक्ष व प्रभावी हुई है। पहले हमें देखने को मिलता था कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएं में ही राजनीतिक नियुक्ति कर दी जाती थी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आसान नहीं था, लेकिन अब नियुक्ति में पारदर्शिता, और आगे हम देखेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या क्या है, तो उसके द्वारा लोकपाल पद की महत्ता भी बढ़ी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पक्ष की ओर। दो पक्ष थे, एक था लोकपाल पद की महत्ता और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो हमने एक पक्ष देख लिया, अब दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। क्या है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। अधिनियम के अनुसार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होगा और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होगा।
सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, अर्थात लोकपाल जिसे कहा जाता है, और अधिकतम संख्या 8 होगी। इसमें से 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे, अर्थात 50% न्यायिक और 50% गैर न्यायिक सदस्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों में 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिलाओं के मध्य से शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, यह एक प्रमुख प्रावधान है। गैर न्यायिक सदस्य, हाँ, गैर न्यायिक सदस्य के लिए क्या है योग्यता, तो उसे सत्यनिष्ठ होना चाहिए, उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति हो, सार्वजनिक प्रशासन में, कानून में, प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र आदि का विशेष ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ चेयरपर्सन व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है। आगे देख लेते हैं। सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति होगी, ठीक है। चयन समिति का अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी। अन्य सदस्यों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई एक न्यायाधीश, जो भी प्रख्यात न्यायाधीश होंगे वह इस सदस्यों में होंगे। ये लोग एक परिषद का गठन करेंगे जिसके द्वारा क्या होगा कि राष्ट्रपति को सूचना पहुंचाई जाएगी और लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण तथा दिशा निर्देश करे, ठीक है। मतलब वो जिसके भी जांच करेगा तो वह उस संस्था के ऊपर प्रभावी होगा लोकपाल, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 का बी, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हुए आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित होने से संभावित लाभों की चर्चा कीजिए। क्या है आंतरिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले ये बता दें। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है दलों की आंतरिक या सांगठनिक संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दलों की कार्यप्रणाली व भूमिका संबंधी विचार विमर्श में दलों के सदस्यों को शामिल करना और दलों के विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दलों के सदस्यों का निर्वाचन करना। कुल मिलाकर बात की जाए तो निर्वाचन लोकतंत्र का एक सबसे प्रमुख माध्यम है। साथ ही साथ जब भी कोई मीटिंग हो तो सभी की सहमति हो, ऐसा लोकतांत्रिक होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र भी ऐसा होना चाहिए। अब इससे लाभ देख लेते हैं क्या होगा। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होने से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित होंगे। क्या होगा, इससे वंशवादी राजनीति में भाई भतीजावाद जो कि नेपोटिज्म है और विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि से मिलने वाले लाभों का उन्मूलन होगा, ठीक है। आज भी कई राजनीतिक दल वंशों के आधार पर ही चल रहे हैं। भाई भतीजावाद तो आम बात है राजनीति की, साथ ही साथ विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि से मिलने वाले कि भैया हम इस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम व्यापारी हैं, हम बहुत बड़े, तो हमें अलग से महत्वपूर्ण पद दिया जाना चाहिए बिना जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर। तो यह एक सबसे प्रमुख अपने जो लोकतंत्र है, जो अपने राजनीतिक दल हैं, उसके लिए एक नकारात्मक पहलू है। तो यदि आप आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करेंगे तो इस प्रकार जो राजनीति है, वंशवादी है, भाई भतीजावाद है, इसका उन्मूलन होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इससे राजनीतिक दलों के अंदर असहमति के स्वर को भी अस्वीकृति मिलेगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के में बहुत आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र तभी है जब दोनों पक्षों का, चाहे वह एक ही पार्टी के हों, किंतु जब आंतरिक मीटिंग चल रही है जिसमें बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष या विपक्ष रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो जब ये असहमति के स्वर को भी स्वीकृति मिलेगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत आवश्यक होगा। मतलब कुल मिला के राजनीतिक दल आंतरिक रूप से चाहे जितना भी आपस में विरोध करते हो, किंतु बाहर जब निकले तो एक सही सीधा दृष्टिकोण जो सभी लोग लागू करें, ऐसा होना चाहिए, जो कि आंतरिक लोकतंत्र से ही सुनिश्चित होगा, ठीक है। और देख लेते हैं। इससे राजनीतिक दलों के अंदर शीर्ष नेतृत्व के प्रति वफादारी दिखाने या चापलूसी करने जैसी गतिविधियां हतोत्साहित होंगी और दलों के अंदर भागीदारी, प्रतियोगिता एवं प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। समझ ही गए होंगे आप। आगे देख लेते हैं। इससे राजनीतिक व्यवस्था में धनबल व बाहुबल कमजोर पड़ेगा और दलों के कोष संचालन में पारदर्शिता आएगी। आज भी हम देखते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियों को जो धन की प्राप्ति होती है उसके सोर्स ही पता नहीं चलते हैं। यदि आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित होगा तो जो दलों के कोष का संचालन है उसमें भी पारदर्शिता आएगी।
ये लाभ हैं। और लाभ देख लेते हैं। इससे प्रतिभा संपन्न राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण होगा। साथ ही स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विषयों पर गुणवत्तापूर्ण राजनीतिक विचार विमर्श सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, इस प्रकार आप अंत में लिखेंगे। आपका 15 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को लिखिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। कुछ हम प्रावधानों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना बता देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। देखिए, कुछ अन्य प्रावधान कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल स्वतंत्रता का जिसे अधिकार माने, मौलिक अधिकार जो माने, वो सभी को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के लिए अलग से कोई मौलिक अधिकार स्थापित किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण अधिकारों के अतिरिक्त सिर्फ जो इन जातियों या जनजातियों को प्राप्त है, उन प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है, जिससे वे राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने में समर्थ हो सकें। इस प्रकार आप प्रस्तावना लिख दें। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 164 का एक क्या बोलता है कि उपबंध करता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में जनजातियों के कल्याण का एक भार साधक मंत्री होगा। ठीक है, सभी राज्यों में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए मंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए यहाँ एक मंत्री अलग से नियुक्त किया जाता है, जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी भार साधक होगा। मतलब अनुसूचित जनजाति का तो होगा ही, साथ में जाति और पिछड़े वर्ग का भी यह कार्य करेगा। अन्य देख लेते हैं, अनुच्छेद 243 देख लेते हैं। 243 तो पूरी तरह इंपॉर्टेंट है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, जो भी उस क्षेत्र की जनसंख्या होगी उसका 1/3 आरक्षण इन जातियों को दिया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अन्य बिंदु देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। सभी लोग जानते हैं। आप चाहें तो इनकी संख्या भी लिख सकते हैं लोकसभा में, दोनों की, अनुसूचित जाति और जनजाति की। साथ ही साथ अनुच्छेद 332 की बात कर लेते हैं। विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करता है। 332 सभी राज्यों के विधानसभाओं में उनकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य अनुच्छेद की राज्य विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से प्रावधान है। अनुच्छेद जो 371 है वह पूरी तरह इंपॉर्टेंट है। और हमने ये देखा है कि जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र था उसमें प्री का प्रश्न पत्र, उसमें सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 371 क किससे संबंधित है, ख किससे संबंधित है। तो आप इसे आसानी से अपना लिख कर रख लें और इसे समय समय पर आप इसे दोहराते रहें। जैसे 371 क में नागालैंड के बारे में उपबंध है, 371 के ख में असम, ग में मणिपुर और च में सिक्किम। यहाँ हमने कुछ प्रावधानों को ही शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 341 यह तो सीधा सीधा अनुसूचित जातियां कौन होंगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की परिभाषा 344 की 23 और 24 में दी हुई है। ठीक है, तो क्या होंगी, अनुसूचित 42 में दिया अनुसूचित जनजातियां कौन होंगी, निर्धारण कैसे होगा, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारतीय संविधान इस दृष्टिकोण से आप अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार आप अपने उत्तरों को लिखेंगे, आप अधिकतम अंक सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि यह जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इससे आपको लाभ हो रहा होगा। यदि आपको लाभ हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, यही हमें प्रोत्साहन करेगा। आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। सिर्फ आवश्यकता है आपके प्रोत्साहन की, जो कि हमें किसके द्वारा मिलेगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा ही मिलेगा। तो आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अन्य जो प्रतिभागी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन तक इन सूचनाओं को, इन जानकारियों को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,